देश अगले कुछ दिनों में अपनी सरकार चुनेगा। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी देश की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का मंच आज है मुंबई में, और मुंबई में हमारे साथ आज हैं महाराष्ट्र के वो नेता जो नरेंद्र मोदी को इन चुनावों में प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं, लेकिन ना वो बीजेपी में है, ना उनका बीजेपी के साथ गठबंधन है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे। महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा, भीड़ खींचने वाला बड़ा नेता, मुंबई के युवाओं में हीरो की इमेज, कल का स्वर राज और आज का राज ठाकरे। छठ पूजा उसके घर के बाहर आके करेंगे हम लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे जो कोई राजनीति करता है, उन्होंने उसको सिर्फ 2 मारा, लेकिन शॉलेट मारा कि नहीं। उम्र 45 साल, मुंबई में जन्म, बाल ठाकरे के भतीजे। बाल ठाकरे की तरह ही राज को भी कार्टून बनाने का शौक। शिवसेना से राजनीतिक शुरुआत, छात्रों और युवाओं की राजनीति की। राज ने मराठी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए शिव उद्योग सेना का गठन किया था। राज ने ही उद्योग सेना के लिए पैसे जुटाने के लिए पॉप स्टार माइकल जैक्सन का शो मुंबई में करवाया था। राज ठाकरे को बचपन में स्वराज ठाकरे के नाम से लोग पहचानते थे। राज के पिता श्रीकांत ठाकरे संगीतकार थे और उन्होंने ही राज का नाम स्वराज रखा था। राज ठाकरे ने तबला, गिटार और वायलिन बजाना भी सीखा था, लेकिन राज की किस्मत में संगीत नहीं, सियासत लिखी थी। शिवसेना में राज ठाकरे का कद बाल ठाकरे के बाद था। उन्हें बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन बाल ठाकरे ने जब पार्टी की कमान बेटे उद्धव को सौंपी तो उसके कुछ साल बाद ही राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी। साल 2006 में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस का गठन किया। 2009 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा। सीट तो एक भी नहीं जीती, लेकिन शिवसेना और बीजेपी को राज की पार्टी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। 2009 में ही हुए विधानसभा चुनाव में एमएनएस को 13 सीट मिली। राज ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत पर प्रांतियों के मुद्दे पर की। मराठी भाषियों की लड़ाई लड़ने वाले राज ठाकरे के निशाने पर उत्तर भारतीय रहे। साल 2008 में उत्तर भारतीयों के खिलाफ एमएनएस ने हिंसा की। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा देने आए उत्तर भारतीय प्रतियोगियों को पीटा। उत्तर भारतीय लोगों के प्रति उग्र रवैये की वजह से देश भर में राज ठाकरे की राजनीति की आलोचना हुई। पर प्रांतीय के मुद्दे पर अभिनेता अमिताभ बच्चन को भी निशाना बनाया गया। हालांकि 5 साल बाद दिसंबर 2013 में राज और अमिताभ एक मंच पर दिखे और एक दूसरे की तारीफ भी की थी। एमएनएस की चित्रपट डिवीजन की सालगिरह के मौके पर राज और अमिताभ के बीच की दूरियां मिटती हुई दिखाई दी। फिलहाल राज ठाकरे लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं और वो ऐलान कर चुके हैं कि पीएम के लिए उनकी पहली पसंद नरेंद्र मोदी है। और राज ठाकरे साहब हमारे साथ यहां मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमें बताएं कि इन लोकसभा चुनाव में एमएनएस को वोट क्यों दिया जाए। नमस्कार। मुझे लगता है कि 2-3 दिनों से 4 दिनों से लगातार मेरे इंटरव्यूज चालू हैं टेलीविजन पे। किस तरह के चालू है वो भी आपको मालूम होगा। मुझे क्यों वोट दे? क्योंकि देना चाहिए। अगर मैं कुछ आपके सामने कहूं उससे इससे बेहतर रहेगा कि मुझे आप अगर कुछ पूछे तो मैं ज़्यादा जवाब मैं दे सकूंगा, ठीक तरह से जवाब दे सकूंगा, क्योंकि
मैंने कहीं सुना था कि भी अपने ही मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं। तो बेहतर है कि आप मुझे कुछ सवाल पूछे जिसका मैं आपको ठीक तरह से मैं जवाब दे पाऊंगा। तो शुरू करें। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप प्लीज बैठें। जी, और हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं तो फिर उसी सवाल से जो बार बार आपसे पूछा जा रहा है, और वो है ये। कौन? राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो कांग्रेस की बी टीम है, यानी कांग्रेस ने ही शिवसेना और बीजेपी के वोट तोड़ने के लिए राज को खड़ा किया। साल 2009 के आम चुनाव के बाद इन आरोपों को और हवा मिली। 2009 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा। एमएनएस को एक भी सीट नहीं मिली। 9 सीट पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन की हार की वजह बना एमएनएस। दक्षिण मुंबई, उत्तर पूर्वी मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, नासिक, भिवंडी, ठाणे और पुणे सहित 9 सीट पर एनडीए के रास्ते का कांटा बना एमएनएस। एमएनएस को लोकसभा चुनाव में 4% वोट मिले और इन वोटों ने 9 सीटों पर एनडीए की हार में बड़ी भूमिका निभाई। यही नहीं, 2009 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की हार में एमएनएस ने अहम भूमिका निभाई। विधानसभा चुनाव में एमएनएस को 13 सीट मिली। एमएनएस को कुल 15% वोट मिले। एमएनएस की वजह से शिवसेना बीजेपी गठबंधन को 55 सीटों का नुकसान हुआ। नापुर ने उसको सिर्फ 2 मारा, लेकिन शॉलेट मारा कि नहीं? नापुर ने उसको सिर्फ 2 मारा, लेकिन शॉलेट मारा कि नहीं? कुल मिलाकर एमएनएस की वजह से सबसे ज्यादा फायदा अब तक के चुनावों में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का ही होता आया है। तो ठाकरे साहब, फिर आपको वोट क्यों दिया जाए जब फायदा तो कांग्रेस एनसीपी का हो जाता है? पहली बात आप एक ध्यान में रखिए कि ये कोई बी टीम, सी टीम, डी टीम ऐसी कुछ नहीं है। यहां पे प्रकाश अकोलकर कहां बैठे, इन्होंने एक किताब लिखी है। शुरू में शिवसेना को भी कांग्रेस की बी टीम बोली जाती थी, बरोबर ना? लेकिन उन्होंने ही कांग्रेस को महाराष्ट्र में 95 के इलेक्शन में खत्म किया, हराया था उस वक्त। एक चीज है कि मैं लोगों के सामने जाता हूं, इनकी सीटें आती है नहीं आती है, मेरी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। जब आप इस तरह के सवाल जब आप पूछते हो तो इसका मतलब यह होता है कि आप लोगों को बेवकूफ समझते हो। यानी लोगों को कोई अधिकार है कि नहीं कि मैं वोट कहां पे दूं, किसको दूं? मुझे इसकी, अगर मैं कोई घर घर जाके मैं वोट चुरा नहीं रहा हूं ना, मैं मेरी एक बात लोगों के सामने रख रहा हूं। और उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो कहीं भी आप जाइए तो वहां पे मेरे वोट घट नहीं रहे। यानी कि जैसे अभी पकड़ लीजिए जलगांव में वहां पे तो शिवसेना थी ही नहीं, वो थी यानी कि सुरेश दत्त जैन के साथ थे वगैरह। तो वहां पे मेरी सीटें कैसी आ गई? ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे मेरी सीटें चुन के आ रही है, लोग मेरे चुन के आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? जलगांव में जब आए तब लोगों ने कहा, न्यूज़पेपर में आया था कि कांग्रेस के वोट तोड़ दिए, एनसीपी के वोट तोड़ दिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें लोगों के ऊपर निर्भर होती है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। आपकी जो आपका जो विषय है, आपकी जो चीजें हैं, वो आप लोगों के सामने रखते हैं और उसके बाद आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। जोर जबरदस्ती थोड़ी होती है इसमें। आप जिन लोकसभा चुनावों में जिन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी, वहां आपके समर्थक किसको वोट दें? मैंने उसी दिन एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर जहां पे जो अच्छा कैंडिडेट हो वो उसको वोट करें। अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे लगता है कि आप वोट ना करें किसी को। क्योंकि आप कह रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री आप बनवाना चाह रहे हैं जी, तो क्या ये माना जाए जहां आपका कैंडिडेट नहीं है वहां बीजेपी को वोट देने के लिए आप अपील कर रहे हैं या आप इशारा कर रहे हैं? मैंने वो सारी चीजें उनके ऊपर छोड़ दी है। ये कोई पहली इलेक्शन नहीं है, लास्ट इलेक्शन में भी यही हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो समझदार है लोग। राज जी, आपने कहा था कि नितिन गडकरी आपसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि असेंबली में आप ना लड़े
सॉरी लोकसभा में अपना लड़े और असेंबली में लड़े। कहीं इरादा ये है कि शिवसेना की बजाय आने वाले चुनाव, महाराष्ट्र के असेंबली के चुनाव में गडकरी आपसे टाई अप करना चाहते हैं? इसमें 3 बातें। एक उससे एक जुड़ा हुआ एक और सवाल, अब तक जो शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन था उसमें चीफ मिनिस्टर शिवसेना का बनता था, पर या अभी इनको ऐसे लगता है कि मोदी के आने के बाद में महाराष्ट्र में भी चीफ मिनिस्टर भाजपा का होना चाहिए? वो तो दूर की बात है, तब तक बहुत सारी चीजें बदलेगी। पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं नितिन गडकरी जी का। नितिन गडकरी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो एक जगह पे। आप एक काम करेंगे, सब लोग जब मुझे पूछेंगे तो 4 सवाल एक साथ मत पूछिए। मैं भूल गया आपने क्या सवाल पूछे थे। क्या आपके साथ आने वाले असेंबली के चुनाव में पहले आपने क्या पूछा था? वही सवाल है कि नितिन गडकरी आपके पास आए, उन्होंने कहा कि आप लोकसभा ना लड़े। हाँ, इसका पहले मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो यह है कि मैं उन्होंने जब ये मुझे प्रस्ताव रखा तो मैंने तो वो माना ही नहीं, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं उनको अगर ये कहता कि चलो लोकसभा के लिए मैं नहीं लड़ता, विधानसभा के लिए आप मत लड़ो, हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। दोनों जगह पे वही लड़ेंगे। तो मैं क्या टूर्नामेंट देखने आया हूं, मैच देखने आया हूं कि इसका बॉल यहां गया, वहां गया, यहां है? वो जो होता है वैसे थोड़ी है। और इलेक्शंस अक्टूबर में है, तब की बात तब देखेंगे। लेकिन मेरा जो यानी आज भी मेरा कहना वही है कि मैं अकेले जाऊंगा इलेक्शन के लिए सामने, विधानसभा हो या कुछ भी हो। आपने अपने स्टेटमेंट्स में कई जगह बताया कि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जी। आपका सपोर्ट है मिशन 272 को, जो मोदी जी का मिशन है। आपका मिशन है, आप 10 सीट पे लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता आपकी जो स्टांस है वो कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है आपके स्टेटमेंट से? मतलब आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और फिर भी आप उनके एलाइज के विरोध में है। ऐसा नहीं लगता है कि आपका रियल जो मिशन है मिशन 22 है, शिवसेना को उद्ध्वस्त करना? नहीं, मुझे कोई शिवसेना से कुछ मतलब नहीं है। मुझे पहली बात आप एक ध्यान में रखिए, ये जो पूरी इलेक्शन है, इस इलेक्शन में अगर शुरू से देखा जाए तो शिवसेना ने कभी नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट नहीं किया था। वो अभी कर रहे हैं, लास्ट 10 दिन से। उसके पहले उनके स्पीच में भी कभी नरेंद्र मोदी नहीं थे कि नरेंद्र मोदी जी को चुन के लाना है, उनको प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसी भी चीजें नहीं थी। वो पहले तो बात करते थे कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी जी आए या तो सुषमा स्वराज आए। मैं नरेंद्र मोदी जी का नाम 2011 से ले रहा हूं। 2011 में जब मैं गुजरात गया था, तब मैंने कहा था कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने चाहिए। सो मैं मेरे स्टेटमेंट में कुछ अलग अलग चीजें नहीं बोल रहा हूं। मैंने तब जो कहा था वो भी आज मैं वही कह रहा हूं। और मेरे सांसद चुन के आते हैं, आने के बाद अगर वो नरेंद्र मोदी जी को अगर सपोर्ट करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, लेकिन अगर आपके सांसद जिन सीटों पे लड़ रहे हैं वहां नहीं चुन के आते, और लेकिन उनकी वजह से, उनके वहां खड़े होने की वजह से कांग्रेस एनसीपी की सीटें बढ़ जाती हैं और बीजेपी की सीटें कम हो जाती हैं। नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। आप हर साल जो 18 वर्ष पूरे करने वाले जो भी युवा हैं, वो किसी के वोटर तो थे ही नहीं। आज अगर महाराष्ट्र में बहुत जगह पे अगर आप देखेंगे तो जो युवा वोटर्स हैं वो आज मेरी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, तो वो तो किसी के वोटर थे नहीं। तो इनके वोट तोड़ने का संबंध ही कहां आता है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती इनकी, क्योंकि ये शिवसेना भाजपा का जो कैंपेन है वो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं। जहां पे उनकी सीटें चुन के आती है वहां पे वोट बट्टे नहीं, लेकिन जहां पे हारते हैं वो वहां पे वोट बट्टे हैं। ये कौन सा तरीका है? क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जो क्या बोलते हैं उसको, कि पराभव जो होता है, अपयश जो होता है वो लावारिस होता है,
और जो जीत होती है उसके बाप बहुत होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की उनकी स्ट्रैटेजी है, जहां पे चुन के आते हैं वहां पे वो समझ में नहीं आता। अभी जैसे कि अभी आप पकड़ लीजिए, अभी बीच में मैं गोपीनाथ मुंडे जी ने स्टेटमेंट किया था कि हमें एमएनएस की जरूरत नहीं, हमें सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 दिन पहले मुझे फोन करके बोल रहे हैं मुझे सपोर्ट करो। बीड़ में जहां पे वो खड़े हैं वहां पे हमारे बहुत सारे वोटर्स हैं, तो आप मुझे सपोर्ट करो। क्यों बोल रहे हैं फिर? आपने सपोर्ट भी किया, लेकिन आपने घोषणा की कि हम तो मेरा मन ही बड़ा है, तो क्या करूं। लेकिन आपने कहा कि वो लोग पहले समर्थन उस तरह से नहीं दे रहे थे नरेंद्र मोदी को, अब देने लगे हैं। आपने भी 5-7 महीने पहले जो बातें कही नरेंद्र मोदी के लिए, 2011 में आपने जरूर कहा कि उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन जैसे 21 नवंबर 2013 को जब सम्मान था ये रामकृष्ण बेलुरकर साहब का, तब भी आपने कहा कि लातूर में भूकंप आया तो गुजरात से मदद नहीं आई। क्या क्या क्या? आपने कहा कि लातूर में जब भूकंप आया था तब गुजरात से मदद नहीं आई थी। गुजरात से मदद नहीं, गुजरातियों ने यहां के मदद नहीं की थी, ऐसे मैंने कहा था उस वक्त। कि जिस तरह से यहां का मुंबई से जितना भुज में जितना पैसा गया या जो भी कुछ मदद गई, मुझे लगता है जब लातूर में भूकंप हुआ था तब उतनी ही मदद यहां पे आनी चाहिए थी महाराष्ट्र में। उसमें कोई गलत तो बात है नहीं। यानी कल पकड़ लीजिए कि बड़ौदा में आज जितने भी महाराष्ट्र मराठी लोग रहते हैं, कल अगर वो भुज के लिए पैसे देते, अपना लातूर के लिए पैसे देते और भुज के लिए पैसे ना देते तो कैसे लगता? फिर आपने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी यहां आए, उन्होंने बाला साहब का नाम नहीं लिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये गुजरातियों का मायका है। 2 चीजें मैं आपको बोलता हूं कि उनका काम जो गुजरात में उन्होंने किया है, जिस तरह से उन्होंने फोकस किया है गुजरात के ऊपर, उस तरह से वो देश की तरफ देखेंगे ऐसे मुझे लगता है, इसलिए मैंने सपोर्ट किया। इसका मतलब ये नहीं कि उनके हर एक स्टेटमेंट को मैं सपोर्ट करते रहूं या हर एक भूमिका को मैं सपोर्ट करते रहूं। जब वो यहां पे आए थे मुंबई में, उन्होंने जब रैली ली थी तब उन्होंने कहा था कि मुंबई गुजरातियों का मैका है, तो फिर गुजरात क्या ससुराल है? आप ये चीजें, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो ये चीजें आप क्यों निकाल रहे हो? बस इतना ही कहा था। आपने ये भी कहा कि उनको सीएम पद छोड़ देना चाहिए जब बिल्कुल, प्रधानमंत्री लड़ रहे। बिल्कुल, क्योंकि इसलिए मैंने कहा था, वो एक फ्रेंडली एडवाइस था, ऐसी कोई बात नहीं कि वो कल ही छोड़ दे मेरी बात सुन के। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि आज तक हम लोग जिनको देखते आए हैं, फिर वो जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आपका भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये जो जितने भी हम लोगों ने देखे हैं, ऐसे लगता है देश के नेता है, किसी स्टेट के नेता नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि वो गुजरात की चीफ मिनिस्टरशिप का वो रेजिग्नेशन दे दे और मैं पूरे देश के लिए हूं, ये सिर्फ लोगों को बताए। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था, इसके आगे कोई क्रिटिसाइज नहीं किया था मैंने। आप अभी भी उनको गुजरात का ही नेता मानते हैं? नहीं, आज लोगों के सामने क्या है, इमेज क्या है? कल वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के नेता कहेंगे ही लोग उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज की अगर आज देखा जाए तो बोलते वक्त आप भी जब टेलीविजन पे दिखाते हैं तो बातें गुजरात की ही होती है। सो मुझे लगता है कि किसी स्टेट की बात ना हो, कल वो महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या तमिलनाडु हो या कुछ भी हो, हमें प्रधानमंत्री जो चाहिए वो इस देश का चाहिए, और इसमें गलत क्या बात है? नमस्कार राज जी, मेरा नाम भूपेश दवे है। क्योंकि मैं युवा वर्ग के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूं, मैंने देखा पिछले लोकसभा इलेक्शन में टीनेजर्स, बच्चे आर नाम आते से ही राज ठाकरे और मनसे नाम लेते थे। क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है? मेरा सवाल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा यह है, क्या इस लोकसभा इलेक्शन में भी आपको ऐसे लगता है कि आज का युवा वर्ग आपके साथ जुड़ा हुआ है? अभी ये 17 तारीख को ही पता चलेगा ना, आपको भी और मुझे भी। 17 मई को, 16 मई को। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा यह है कि मैंने देखा हर युवा आपका फैन है, एक ही बात पे कि आप में जबरदस्त आत्मविश्वास है। तो आप ये सवाल का 2009 की बात करें, आज की बात करें? आज की बात कर रहा हूं। तो आज भी आपने इतने आत्मविश्वास से बोला कि 16 मई को दिखाई देगा, तो एज ए लीडरशिप क्वालिटी यूथ के लिए आपके आत्मविश्वास का कारण क्या है? मैं क्या बताऊं, बस है अंदर से।
राज ठाकरे जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप लोगों ने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की पसंद है आपके लिए, लेकिन अगर मोदी साहब की राजनीति को देखा जाए तो वो हमेशा कहते हैं कि मैं 125 करोड़ भारतीयों के लिए हूँ। जगह जगह गुजरात का उदाहरण देके कहते हैं कि मेरे राज्य में अलग अलग जगह से लोग आए हैं और काम कर रहे हैं, मुझे गर्व है। जबकि आप अपनी राजनीति में हमेशा मराठी मानुष को आगे रखते हैं। सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और क्योंकि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, क्या आप चाहेंगे कि वो एक ऐसी व्यवस्था करें कि महाराष्ट्र और मुंबई में बाहर से लोग ना आए, और जिस तरह की उनकी राजनीति है आपको लगता है वो ऐसा करेंगे? मेरी पहली विनती यही रहेगी उनको कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 साल देश की तरफ ना देखे और सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ देखे और इन 3 स्टेट के गुजरात बनाए, ताकि हमारा बोझ कम हो जाए। आज वहां से, उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री उनकी उत्तर प्रदेश, वहां से आए इंदिरा जी उत्तर प्रदेश, राजीव गांधी उत्तर प्रदेश, सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश। ये सारे इतने प्राइम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनने के बावजूद उत्तर प्रदेश से आदमी बाहर काम के लिए निकल रहा है। मुझे लगता है कि उस उत्तर प्रदेश की तरफ देखना चाहिए उनको। आप सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए वो सिर्फ आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हो, उसके बाद आप देखेंगे नहीं उस यूपी के पास, जहां पे लोग बाहर काम के लिए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री भी वहां से जा रहे हैं। तो उनकी यहां पे व्यवस्था करना ये किसका काम है? प्रधानमंत्री का काम है कि नहीं है? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले 5 साल वो वहीं पे काम करे। राज्य, मेरा नाम दिबांग है जी। मैंने सुना आपने कहा कि किस तरह के सवाल पूछने चाहिए। आपने इशारा किया कि किस तरह के इंटरव्यू हुए हैं, वो मैं समझ रहा हूं कि आपका इशारा किधर है, पर आपने ये भी कहा कि आपका दिल बड़ा है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि मुश्किल क्या है। मुश्किल ये है कि किस बारे में मुश्किल? मुश्किल ये है आपके स्टैंड में कि इनके अंगने में आपका काम क्या है। आपको गडकरी जी ने कहा कि चलिए अलायंस करते हैं, आपने कहा चलो करते हैं। उसके बाद चलो करते हैं नहीं, कैसे? हाँ, आपने कहा कैसे। हाँ। कैसे का मतलब यही था कि आप तैयार हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि कैसे करेंगे। क्योंकि मुझे मालूम था होगा नहीं। चलिए, उसके बाद आपको ये जब मालूम था कि होगा नहीं, इन लोग गए, इनकी मोदी से बात हुई नहीं हुई, राजनाथ से बात हुई नहीं हुई, आप 9 मार्च को बाहर निकले और आपने उछल के कहा कि ठीक है, मैं इनको सपोर्ट करता हूं। कोई जरूरत नहीं थी उसकी। उधर से सन्नाटा रहा। 22 दिन बाद राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है। आपने जिनका सपोर्ट किया, मोदी जी, उन्होंने आपके बारे में कोई एक शब्द नहीं कहा। उद्धव ठाकरे आपका मजाक उड़ाते हैं। कल मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस की चाल है। कह रहे हैं कि हम लोग तो शेर हैं, ये बीच में बिल्लियां आ गई हैं जो अपशकुन होती हैं। आपके बारे में कोई तो उस तरफ से कोई तो आपको हरी झंडी नहीं दिखा रहा, कोई तो आपकी तरफ देख के मुस्कुरा भी नहीं रहा, फिर भी आप लगे हुए हैं अपना नमो जाप करने में। इतना बड़ा सवाल? सवाल सिंपल है। हाँ, तो अभी मैं जवाब दूं? बिल्कुल। मेरी पहली बात तो यह है, मैंने सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी को किया है, ना राजनाथ सिंह को, ना उद्धव ठाकरे को, ना भाजपा को। वो कुछ नहीं कह रहे, इनका क्या संबंध है? एक मिनट, पूरा होने दो। राजदीप जैसी बात मत करना बीच में। पहली बात तो यह है, मैंने नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया है, ना राजनाथ सिंह को किया है, ना बीजेपी को किया है, ना और किसी को किया है। राजनाथ सिंह को अगर बोलना ही था तो जब मैंने कहा था इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने चाहिए, तब क्यों नहीं कहा कि हमारी पार्टी के बीच में मत आना, ये पार्टी डिसीजन करेगी, तुम्हारा संबंध क्या है? तब मुझे बोलना चाहिए था। तब कुछ नहीं बोले। ये सारे लोग आज बोल रहे हैं, ये सारे लोग आज बोल रहे हैं। और एक अच्छा काम करने वाले आदमी को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। पर वो अच्छा आदमी भी स्वागत नहीं कर रहा। आपकी अच्छा आदमी जिसको आप बता रहे हैं अच्छा आदमी, आप पर हंसी हो रही है, आपको एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया सब लोगों ने। वो अच्छा आदमी जिसको आप अच्छा बता रहे हैं, वो आपके लिए कुछ बोल भी तो नहीं रहा, आप क्यों दीवाने हो रहे हैं? एक मिनट, मुझे लगता है कि आप बाकी चैनल्स देखते नहीं होंगे शायद, लेकिन एक दूसरे चैनल पे जहां पे वो आपकी अदालत में उन्होंने क्या कहा, जरा आप एक बार देख लीजिए।
यही सवाल उनको पूछा जब, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है तो उसे मैं ना कैसे कहूं। इसका मतलब क्या होता है? कोई का मतलब सवाल मेरे से ऊपर था, मेरे ऊपर से सवाल था जो उनको पूछा गया, उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि कोई अगर मुझे सपोर्ट करता है तो मैं उसको ना कैसे कहूं। इसका मतलब क्या होता है? आपके बारे में कहा जाता है बड़े कॉन्फिडेंट आदमी हैं आप, बड़े जब आप बात करते हैं गरूर झलकता है। उसमें अगर आपको सिर्फ इतना कह दिया जाए कि भाई कोई मुझे सपोर्ट करता है तो उसमें मैं क्या करूं, क्या आप इतने से संतुष्ट हैं? क्या इतने से आपकी बात हो जाती है? हम तो सोचते थे आपको चाहिए क्या, मुझे बताइए, मुझे आपको क्या चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। तो मेरा जवाब आ गया, मेरा जवाब। इसके ऊपर और क्या सवाल होगी? अगर मुझे अगर एक आदमी को सपोर्ट करना है तो बस करना है भाई। क्या आपको लगता वो है? क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, नीचे क्या कहते हैं, ऊपर क्या कहते हैं, उससे मुझे क्या लेना देना है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी शिवसेना छोड़ने से डरती है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी शिवसेना का साथ छोड़ने में डर रही है? मुझे लगता है आप उनको बुलाइए, यहां पे खड़े कर दीजिए यहां पे और उनको सवाल पूछिए। अभी वो किससे डरते हैं इसका जवाब मैं कैसे दूं? मुझे लगता है आज आपको कुछ कंट्रोवर्शियल ज्यादा मिलेगा नहीं। राज जी, मेरा एक सवाल आपसे हो सकता है मेरे पहले लोगों ने कर भी लिया हो। मेरा नाम डॉक्टर बोधिसत्व है, मैं हिंदी का एक छोटा सा कवि हूं। जबकि आप जिनके पीछे जाने की बात कर रहे हैं उनके बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि वो ऐड में कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। तो बुरे दिनों में जब आप परप्रांतियों और दूसरे लोगों का ऐसा बुरा सत्कार करते हैं, तो जब आपके अच्छे दिन आ जाएंगे तब आप उनका कैसा सत्कार करेंगे? नहीं समझा नहीं क्या? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब आप उत्तर भारतीयों के साथ कैसा सलूक करेंगे? मैं बात उत्तर भारतीयों की नहीं है। अगर आप मेरे स्पीचेस, मेरे इंटरव्यूज जो मराठी में होते हैं, आप मुंबई के ही हैं? नहीं, मैं बनारस का हूं। बनारस के। मुझे लगता है कि ये सारी गलतियां इन लोगों की है, क्योंकि मेरा मराठी का भाषण जिस गलत ढंग से गलत ट्रांसलेट करके जो दिखाते हैं, जब वो पिटाई खुलेआम हो रही है तो उसमें भाषण की जरूरत नहीं एक मिनट, मैं आपको एक पूरा जवाब देता हूं। मैं आपको वो पिटाई आपको दिखाई देती है, लेकिन जब आसाम में बिहारियों को मारा, जलाया, काटा, उसके ऊपर आपके पास सवाल नहीं है। ना किसी आसामी चीफ मिनिस्टर या लीडर को आप ये सवाल पूछते हैं। छोड़ दो, वो चीज क्यों हुई थी, वो सारा वो जो कुछ हुआ था उस वक्त, जो मारा गया था वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें वो क्यों हुई थी? यहां के प्रॉब्लम्स, आप वहां पे बैठ के आपको यहां के प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आएंगे। अरे आप भी वाराणसी से बोले, अभी मुंबई की बात करें। मूल रूप से बनारस का हूं, लेकिन रहता मुंबई में हूं। हाँ, तो मुंबई के प्रॉब्लम्स आपको मालूम होंगे। तो यहां के प्रॉब्लम्स आप यहां के लोगों को पूछो पहले। आप, मुझे मालूम नहीं आप कहां पर कब आए यहां पे मुंबई में, मुझे मालूम नहीं है। 12-13 साल पहले कुछ है। तो मुझे लगता है कि आपको यहां पे रहने के बाद आपको समझ में आनी चाहिए बात कि यहां पे क्या हुआ। अगर रेलवे के अगर जॉब्स यहां पे अगर होते हैं तो उसके लिए बाहर से लोग क्यों आ रहे हैं, ये सवाल आप कभी नहीं पूछेंगे। नहीं करते। बात नौकरी की नहीं है, बात केंद्रीय स्थापना की है, बात केंद्र के जॉब्स की है। यहां से लोग बाहर नहीं जाते महाराष्ट्र से? जी नहीं जाते। क्यों जाएंगे अगर यहां पे जॉब्स है? मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है बीजेपी को यह डर है कि उत्तर भारतीयों का समर्थन कुछ कम हो जाएगा, इसलिए खुलकर आपका स्वागत करने से? भाई साहब, मेरे को नहीं मालूम, ये इन सारी चीजों का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो क्यों नहीं या क्या नहीं, इससे बेहतर है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। राज साहब, मेरा नाम अशोक वानखड़े है, मैं एबीपी से जुड़ा हूं दिल्ली में। मैं एबीपी न्यूज चैनल से जुड़ा हूं दिल्ली से। आप बार बार कह रहे हैं कि मैं गुजरात का एक मॉडल है, गुजरात का मैंने विकास देखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मोदी प्रधानमंत्री बने। बात यहां तक सही है, लेकिन महाराष्ट्र में एमएनएस को लोग नासिक के मॉडल के रूप में देखते हैं। नासिक में आपकी सत्ता आके आज 2.5 साल हुए। लोग ये सोचते हैं कि नासिक में जो परिवर्तन होगा, जो नासिक में एक ऐसा मॉडल तैयार होगा जिससे महाराष्ट्र का नवनिर्माण की एक नींव दिखाई देगी, लेकिन 2.5 साल बाद भी उस नासिक में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। आपको जब ये सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि हमको अभी 2.5 साल और बाकी बचे हैं। क्या
पहले 2.5 साल में कुछ वहां काम हुआ है, और यदि वो हुआ है तो फिर नासिक में इतना लोगों में नाराजगी क्यों? ये आप लोगों ने चीजें खड़ी की हैं, वहां के कुछ पत्रकारों ने। पहली बात तो यह है कि आप नरेंद्र मोदी जी को 13-14 साल दिए उन्होंने, उसके बाद यह आपको दिख रहा है। आप अभी एक कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन की लिमिटेशंस होती है, उसके हाथ में रहे पैसे और राज्य सरकार के हाथ में आए हुए पैसे। आप मुझे पूरा करने दो। हाँ, इस सारी चीजों में नासिक में जिस तरह से आज काम हो रहा है, जैसे आप पकड़ लीजिए फॉर एग्जांपल गोदा पार्क। अभी कॉरपोरेशन के ऊपर इतना कर्जा पहले हो चुका है कि वो यानी कि वो वापस करते करते वहां पे प्रॉब्लम आ रही है पूरी कॉरपोरेशन में। जैसे अभी पानी का प्रॉब्लम है, अभी रोड्स के काम शुरू है वहां पे, अभी दिखने में तो टाइम लगेगा। यानी अचानक आप बाहर से रोड लाते हो और रखते हो, ऐसे नहीं कर सकते ना। अभी वहां पे जो पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं बाहर से लोगों को बता के वहां पे फंडिंग लाना चाहता हूं, या फंडिंग लाई है मैंने, और जिससे वो गोदा पार्क जैसा एक 4, 4.5 किलोमीटर का जो पूरा है एरिया, वो हम लोग बना रहे हैं वहां पे। अभी जिन के पास लास्ट 20-20, 30-30 साल से कॉरपोरेशन है, क्या किया है उन्होंने? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, लेकिन बात ऐसी है कि आप उनको कभी ये सारे सवाल नहीं पूछते। 2.5 साल में मुझे सवाल पूछ रहे इसका, उसके बाद आप बोलेंगे नहीं क्या है, आपसे अपेक्षा है, उनसे नहीं है। यही क्योंकि आप उनका अल्टरनेटिव बन के आए, वही होगा ना, आप उनकी फोटोकॉपी बन के नहीं आए। नहीं, दूसरा सवाल सिंपल है। आपने 2009 में कहा कि महाराष्ट्र का एक ब्लूप्रिंट मैं सामने रखूंगा। आज 14 हो गया, ब्लूप्रिंट नहीं आया। नासिक तो बहुत छोटा कॉर्पोरेशन है, 2.5 साल में यदि उसका भी ब्लूप्रिंट नहीं आता है, तो क्या इस स्पीड से एमएनएसईडी काम करेगी तो महाराष्ट्र का नवनिर्माण होने में कितना साल लगेगा? पहली बात मुझे लगता है कि आप मुझे कटहरे में खड़ा मत करो। हाँ, यहां पे सवाल जवाब चालू है। पहली बात तो यह है कि वो जो ब्लूप्रिंट की बात की है वो अगस्त में आएगी, वो आप देख लेना, ठीक है। और नासिक कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो मुझे 5 साल के बाद आप सवाल पूछना, क्योंकि कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं, कर रहे हो, देखिए मैं कोई बैंडेड लगाना नहीं चाहता किसी जख्म के ऊपर। मुझे लगता है वो ठीक करना चाहता हूं मैं, और ये सारी चीजें ठीक करने के लिए मुझे समय लगेगा। आज जो पानी की लाइन जो है उसका काम चल रहा है, रोड के काम चल रहे हैं, गोदा पार्क का काम चल रहा है, बहुत सारी चीजें वहां पे चल रही, दिखने में टाइम तो लगेगा ही। और ये जब मैं कहता हूं तो आप बोलते नहीं क्या है, आपसे अपेक्षा है, बाकी लोगों से नहीं है। तो मुझसे अगर अपेक्षा है तो मुझे टाइम भी तो दो। आप सत्ता में आते हैं अगले चुनाव में, हम ये सोच के चल रहे हैं कि राज ठाकरे की पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में आएगी महाराष्ट्र की, तो फिर महाराष्ट्र की जो अभी हालत है उसको सुधारने में टेंटेटिव कितना समय लगेगा? पहली बात तो यह है कि पहले 5 साल में आपको दिखाई देगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। उसमें से बहुत सारे काम हो जाएंगे, बहुत सारे काम बाकी रहेंगे जो 10 साल में होंगे। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए आपको 5 साल 10 साल ये तो लगते ही है, क्योंकि जिस तरह से अगर आप मुझे लगता है नेशनल चैनल के साथ मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि एक बार मोदी जी को पूछिए कि ये देश सुधारने के लिए आपको कितना समय लगेगा। 60 महीने मांग किसने? उनके पोस्टर्स बड़े जो कैंपेन के चल वो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए। नहीं, ये होर्डिंग के लिए ठीक है, ये होर्डिंग के लिए ठीक है। ये हमारा कहना यही, मैं वही बोल, सो मैं जो बोल, मुझे कुछ करके वहां पे दिखाना है, मुझे जाके रहना नहीं वहां पे। आज जब भी मैं वहां पे जाता हूं तो मैं सर्किट हाउस में रुकता हूं, कोई मेरा फ्लैट या घर नहीं वहां पे। सो वो जो काम कर रहा हूं, मुझे कोई पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ करके दिखाना है। जैसे मुझे लगता है कि मैं अगर राजनीति में हूं तो मुझे मेरा कोई मैं कुछ देना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं। और ऐसी बात नहीं है, जो मुझे लगता है कि आपका नजरिया कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आपने इतने साल जो लोगों को देखा है, आपको लगता होगा राज ठाकरे भी वैसे है। तो मुझे प्रूव करने के लिए मुझे समय चाहिए।
आपने बैंडेड की बात की। बैंडेड को लेकर एक और सवाल, बैंडेड क्वीन। एक और सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये, कभी अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे का साया हुआ करते थे राज, कभी शिवसेना के भावी नेता हुआ करते थे राज। लेकिन जब उद्धव को मिली शिवसेना की कमान तो राज ने छोड़ दिया शिवसेना का साथ। आतापर्यंत मला पक्षासाठी जी काही गोष्ट करायची होती ती गोष्ट मी आतापर्यंत करत आलो, पण याच्या पुढे ते शक्य होणार नाही आणि म्हणून मी शिवसेनेच्या मागे पदांचा राजीनामा दिलाय। पण मी आज शिवसेना या पक्षातनं बाहेर पडण्याचा निर्णय मी आज जाहीर करत आहे। 2005 में शिवसेना से अलग और 2006 में एमएनएस का गठन। एमएनएस बने 8 साल हो चुके हैं और इस दरमियान सैकड़ों बार ये सवाल उठा कि क्या एक होंगे राज और उद्धव, क्या मिटेंगी राज और उद्धव के बीच की दूरियां। बाला साहेब के निधन के बाद भी ये सवाल उठा, लेकिन राज और उद्धव एक नहीं हुए। एक और सवाल जो बार बार पूछा गया, राज और उद्धव का झगड़ा आखिर कब तक चलेगा। ये सच है कि राज और उद्धव अगर एक साथ होते तो महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर कुछ और हो। आखिरी बार ये मैं चीज बोल रहा हूं, इसके बाद कभी भी, मैंने बाकी चैनल्स को भी बोल दिया है, मैं आपको भी बोल देता हूं, इसके बाद कभी भी आप इंटरव्यू करेंगे, अगर ये विषय के ऊपर अगर आप आएंगे तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको 8 साल हुए हैं, अभी तक आपकी रिकॉर्ड वहीं चल रही है और ये सारी चीजें जो है वो हम लोग संभालेंगे, जो भी करना है। मुझे नहीं लगता कि हर वक्त हर इलेक्शन में ये सारी चीजें आनी चाहिए और ये चीज सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये पारिवारिक चीज है, जिसको मुझे नहीं लगता कि जिसके लिए आपको कोई नेशनल कैनवास की जरूरत है और लोगों को दिखाना है, देखो भाई कैसे झगड़े चल रहे हैं, वो मैं और उद्धव देख लेंगे, क्योंकि इससे लोगों के सामने आज बहुत सारे सवाल हैं उनकी जिंदगी के बारे में, उनके भविष्य के बारे में। मुझे नहीं लगता कि ये कोई चीज है जहां पे राज और उद्धव कब आएंगे, उससे क्या होगा, देश के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। नहीं, ये अगर लोगों के सामने जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब लेकर आप दोनों खड़े नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मुझे कोई ज्यादा बात करनी है, ना कोई टीका करनी है, टिप्पणी करनी है। मुझे नहीं लगता कि इस विषय के ऊपर मुझे कुछ बात करनी है। मेरा सवाल मुंबई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पूंजी के बारे में है। जी। कहा जाता है मुंबई में जब भी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का व्यापार का केंद्र बन सकता है, उस विषय में अगर रियली डेवलप करना है तो हमें विदेशियों को, फॉरेनर्स को यहाँ पे बहुत सारी सुविधा देनी पड़ी। लाइक लंदन में अभी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जो टाइम जोन के हिसाब से मुंबई में करना बहुत आसान है। इसी बारे में अगर कोई ध्यान दिया तो हमें विदेशियों को एजुकेशन से लेके उनके एंटरटेनमेंट तक रेड कारपेट देना पड़ेगा विदेशियों को। आपके इस विषय में क्या भूमिका? जी बिल्कुल, देखिए डेवलपमेंट के लिए किसी की ना है ही नहीं, कौन ना करेगा। आज एक सिंपल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप जरा हटेंगे मेरे, एक सिंपल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे हम लोग एक, आपने एंटरटेनमेंट की बात की इसलिए मैं बोल रहा हूं, बात एंटरटेनमेंट की हो या बाकी चीजों की हो, एक सिंपल चीज होती है कि एक फैमिली होती है, जब वो शाम को बाहर आती है या बच्चों को लेके बाहर आती है, वो जो माँ अपने बेटे को लेके बाहर आती है, बेटी को लेके बाहर आती है, उसको अच्छा लगे कि मैं इस शहर में रह रही हूं, इसमें
बिजनेस हो या बाकी एंटरटेनमेंट हो, ये बाकी सारी तो चीजें आ ही जाएंगी, लेकिन एक अच्छा लगना चाहिए कि मैं इस शहर में रह रही हूं या रह रहा हूं। अगर आप जाते हैं कभी न्यूयॉर्क में जाते हैं, मैनहट्टन में जाते हैं, तो वहां पे पता चलता है कि वहां पे एक सेंट्रल पार्क है जो मैनमेड है, और वो सेंट्रल पार्क का एरिया कम से कम 850 एकड़ है। बराबर, जिस तरह से उन्होंने मेंटेन किया है, जिस तरह से वो मेंटेन होता है, जहां पे लोग जाते हैं, शाम को घूमते हैं, सुबह घूमते हैं, जो भी कुछ होगा, एक रिलैक्स होते हैं। इससे ज्यादा, वो तो एकर्स में है, मैं किलोमीटर्स की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा एरिया आज मुंबई के बीच में है हमारा बोरीवली नेशनल पार्क, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। वो इतनी फैंटास्टिक एक चीज बन सकती है वहां पे, लेकिन आप अगर देखेंगे तो इस तरह से इस बाजू से झोपड़पट्टी चढ़ रही है उसके ऊपर, इस तरह से बाजू में वो क्वारीज लगी हुई है, वो मिट्टी निकाल रहे हैं सारी। इन सारी चीजों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये सारी बातें जो है आपने जो पूछी ना, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कि इसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सारी चीजें आपको ब्लूप्रिंट में दिखाई देगी। बिल्कुल। एक इसी से जुड़ा हुआ, महाराष्ट्र सरकार ने इनका पूरा करता हूं कि ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें हो सकती है, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। मुझे लगता है मेरे पास है, बाकी सारी चीजें आपके ऊपर है। एक ब्लूप्रिंट शिवाजी महाराज की मूर्ति का भी बहुत दिनों से चल रहा है, फिर उसमें चेंज आ रहा है। अब उसमें कुछ चेंज आया है, कह रहे हैं कि सरदार पटेल की जो मूर्ति बन रही है उससे भी ऊंची बनेगी, 190 मीटर तक बनेगी। ये इस योजना में आपका क्या बात है? मेरा तो विरोध है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि लोगों के रोज के प्रॉब्लम्स अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, जो रोज की जरूरतें हैं। यानी आज 65 साल हुए हैं इस देश को, आज भी इस देश में जो इलेक्शंस है वो 4 मुद्दों के ऊपर ही इलेक्शन चल रही है। मैं पानी दूंगा, मैं रास्ते दूंगा, मैं नौकरी दूंगा, मैं बिजली दूंगा। आज भी उसी, यानी कि आज जो नरेंद्र मोदी जी के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, मैं आपको रोजगार दूंगा या कुछ भी, जो भी कुछ उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी वही होर्डिंग लगाए होंगे। अभी उसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि उसी मुद्दों के ऊपर हम लोग आज तक इलेक्शन लड़ते आए हैं। वो बेसिक प्रॉब्लम जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, और हम लोग पुतले बना रहे हैं, हम लोग स्टैच्यूज बना रहे हैं। यानी कि मैं आर्टिस्ट हूं, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट का स्टूडेंट हूं, मुझे स्कल्पचर क्या होता है मुझे मालूम है, वो कैसे बनता है और उसको कितना खर्चा आता है वो भी मुझे मालूम है। वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से अगर 3 इंच ऊपर, उससे मैंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी देखी है, 3 इंच ऊपर अगर शिवाजी महाराज का पुतला वो बनाना चाहते हैं, वो भी अश्वारूढ़ यानी घोड़े पे बैठे हुए, तो घोड़ा कितना हुआ। और ये सारी चीजें बनाने के लिए दुनिया भर में स्कल्प्टर कौन है? अगर फिर भी वहां पे जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ी है वो एक आइलैंड पे खड़ी हुई है, यहां पे लैंड रिक्लेम करनी पड़ेगी, ये सारा खर्चा पकड़े तो कम से कम 6 से 7 हजार 8 हजार करोड़ रुपए लगेंगे इसको। मैं चाहता हूं कि अगर शिवाजी महाराज, उनके ऊपर अगर कुछ करना है तो उनके जो गढ़ हैं, उनके जो किले हैं, वो सारे सुधारे। ये 7,000 करोड़ में और 3,000 करोड़ रुपए डाल दीजिए, 10,000 करोड़ रुपए होंगे। और जो उनके जो ये क्या बोलते हैं, फोर्ट्स जो है, वो आप इतना अच्छा करो कि आने वाली जनरेशन वहां जाके देखे, उसको मॉन्यूमेंट कहते हैं ना। स्टैच्यू से क्या होता है? और ये दूसरी बात ये है कि यहां पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हर इलेक्शन के वक्त सामने लाती है कि स्टैच्यू बनाना है। उधर सरदार पटेल का स्टैच्यू जो बन रहा है उसके भी विरोध में आप? बिल्कुल, कुछ जरूरत नहीं है इन सारी चीजों की। जब हर एक को काम मिलेगा, हर एक के पास पानी होगा, बिजली होगी, सारी चीजें होंगी, वो खुश रहेगा, जब हमारे शहर अच्छे रहेंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, उसके बाद में ये सोचना। तो फिर तो इलेक्शंस में पर्सनल अटैक्स भी नहीं होने चाहिए। पर्सनल अटैक्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, निजी हमले हो रहे हैं। अगर मुद्दों की बात नहीं, देखिए बात तो ऐसी है, तो ये तो इलेक्शन है, तो ये तो सारी चीजें होंगी। और कैसे है कि अच्छी बात करो तो आप तो छापने वाले हैं नहीं, दिखाने वाले हैं नहीं, किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करो तो वही आपकी हेडलाइन बन जाती है। सिर्फ इसी वजह से हमले होते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप, अगर मैं
आज इतनी मेरी रैलीज हुई जिसमें मैंने केंद्र में कौन सी चीजें होनी चाहिए, केंद्र से कौन सी चीजें मिलनी चाहिए, एक लाइन नहीं आती। बस किसी के ऊपर अटैक किया, बन गई लाइन। राज साहब, मेरा नाम समीर झवेरी है। मैं आपकी दो बात से सहमत हूं। एक तो जो जैसे पुरानी बात है शिवसेना की 8 साल पहले, हर साल इसको लोग घसीटते रहते। दूसरा कि जो पुतले पे बहुत खर्चा हो रहा है और जहां होना चाहिए, और आपने एक शब्द बताया कि जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। राज साहब, मैं आपको एक आउटलाइन बताता हूं, 4 पॉइंट। आपको पता है कि मुंबई लोकल ट्रेन में हर दिन 75 लाख पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, 100 से ज्यादा लोकल स्टेशन है। पूरे इंडियन रेलवे का 40% है ट्रैफिक के, और यहाँ मैक्सिमम लोग टिकट लेके चलते हैं। थोड़ा दूर रखेंगे माइक, मुझे सुना ही नहीं दे रहा है। मैक्सिमम लोग यहाँ टिकट लेके चलते हैं। क्या लेके चलते? टिकट लेके चलते हैं। और हर साल 8000 पैसेंजर का मुंबई लोकल ट्रेन में एक्सीडेंट होता है, 4000 लोगों की मौत होती है। राज साहब, और एक चीज बताओ, जैसे हम और ये साहब हर साल बात कर रहे हैं, हाँ, तो सवाल है कि ये जो लोगों की डेथ हो रही है उसके बारे में, जो आप मुंबई के हैं और किसी का उसके प्रति ध्यान नहीं है, और हम लोगों से जब कहते तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर टाल देते कि वो देखेगा। तो मैं आपको एक आउटलाइन बताऊंगा। जनरल मैनेजर थे महेश कुमार, वो सीबीआई में रेलवे मंत्री के भांजे के साथ पकड़े गए। तो आपकी पार्टी ये पैसेंजरों की जान बचाने के लिए उसके कुछ क्या करना चाहिए? देखिए, एक शहर होता है, जो शहर में जो सिस्टम्स होती हैं, मैं ये जब मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करता हूं तो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं यूपी और बिहार और ये सारी चीज़ें, अब अभी वहां से लोग आ रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक शहर होता है, उस शहर की एक कैपेसिटी होती है, फिर वो मुंबई हो या दिल्ली हो या अहमदाबाद हो या चेन्नई हो या कलकत्ता हो या कुछ भी हो, एक शहर की कैपेसिटी होती है। उस शहर की कैपेसिटी से ज्यादा अगर लोग आएंगे, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आपने पूछा था ना, हाँ, अगर शहर की कैपेसिटी से ज्यादा अगर लोग किसी भी शहर में, दुनिया भर के किसी भी शहर में आएंगे तो सिस्टम कोलैप्स होगी। वहां पे ना चलने के लिए आपको फुटपाथ मिलेंगे, ना रोड्स मिलेंगे, ना पानी मिलेगा, ना बिजली मिलेगी, ना और कुछ मिलेगा। जो टैक्स पेयर है उस शहर का, उसको जब वो टैक्स भर रहा है तो उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? जो आप बोल रहे हैं कि टिकट निकाल के जो रेलवे में जा रहे लोग, उसमें से 100 लोग जो हर साल एक्सीडेंट में जाते हैं वगैरह, ऐसी बात की ना आपने, 3500 लोग हर साल। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो छोड़ दो, लेकिन ये सारी चीजें झेलने की एक शहर की ताकत नहीं होती। देखिए, मैं इतना ही जानता हूं कि 4 किस्म की लैंड्स होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट की होती है, एक कॉर्पोरेशन की लैंड होती है, और चौथी प्राइवेट लैंड होती है। ये पूरा रैकेट है यहीं के, कि कुछ उसमें कॉर्पोरेटर्स होते हैं, एमएलएस होते हैं, फिर वार्ड ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर झोपड़पट्टी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर झोपड़पट्टी बनती है, कॉर्पोरेशन की लैंड के ऊपर झोपड़पट्टी बनती है, गोदरेज के लैंड के ऊपर एक झोपड़ी नहीं बनती, वो इंटैक्ट रहती है लैंड। और ये जो लैंड माफिया जो चल रहे हैं यहां पे, इसलिए अगर वो उस लैंड के ऊपर अगर गवर्नमेंट कवर कर ले, किसी को रहने ना दे, फुटपाथ अगर क्लियर कर दे, तो एक उल्टा मैसेज जाता है कि यहां पे आप जाके कहीं भी रह नहीं सकते। आज जो ठीक तरह से रहने के लिए आ रहे हैं, जहां पे एक अच्छी नौकरी के लिए आया है आदमी, नौकरी कर रहा है, एक फ्लैट में रह रहा है, टैक्स भर रहा है, उसका प्रॉब्लम ही अलग है, उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन बाकी जो सारे लोग आ रहे हैं, जो फुटपाथ पे रह रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, आज मैं आपको ऐसी बहुत सारी, इसमें गरीबी अमीरी ये बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी आप स्लम्स देखेंगे जहां के आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा अंदर एसी भी है, टेलीविजन भी है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, जितने भी लोग आएंगे इस शहर को बर्बाद करते जाएंगे, कोई किसी भी शहर को, मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी शहर में यही प्रॉब्लम होगा। आपको याद होगा तो यही चीज शीला दीक्षित ने कही थी दिल्ली के बारे में, बराबर? तो शहर का प्रॉब्लम है भाई।
मैंने जो बताया वही उपाय एक आपके सामने बैठा है। एक राज साहब, एक अलग सवाल है। अरे नमस्कार। नमस्कार। हर एक स्टेट की अपनी अपनी अस्मिता होती है जी, और उसका सम्मान करना चाहिए, ऐसे हम मानते हैं। बात ऐसी है कि मोदी जी जगह जहां जहां भी जाते हैं वहां वहां वो गुजरात की तरक्की की बात करते हैं, वो ठीक है, मगर उसकी तुलना वो उसी स्टेट से करते हैं। यहाँ पे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमारे यहाँ ये हुआ है, वैसे वो महाराष्ट्र में भी करते हैं और वो कहीं ना कहीं वो महाराष्ट्र को नीचे दिखाते हैं। क्या आपको लगता है ये महाराष्ट्र की अस्मिता को, मराठी अस्मिता को वो ठेस मुझे पहुंचाते लगता हैं? है कि मैं जब गुजरात गया था तो उनके प्रेस के सामने मैंने कहा था कि महाराष्ट्र आज भी किसी भी चीज में नंबर 1 पे है, 1 नंबर पे है। ये मैंने गुजरात में कहा था, जिसका फुटेज भी मेरे पास है। लेकिन एक चीज तो देखनी चाहिए कि वो आदमी जिस तरह से अपने स्टेट को देख रहा है, वैसे अपने यहां पे जो चीफ मिनिस्टर है या बाकी मिनिस्टर्स है, वो उस नजरिए से अपने राज्य की तरफ देख नहीं रहे हैं, ये भी सत्य है। आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहां पे आनी चाहती है, लेकिन वो बाहर जा रही है। क्यों जा रही है बाहर? कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह का इंटरेस्ट वो अपने स्टेट में लेते हैं, उस तरह का इंटरेस्ट यहां के कोई लोग ले रहे हैं, ऐसे दिख रहा है आपको? इसके बाद बात अस्मिता की नहीं है, बात यह है कि मैं एक बार गया था, मैं हरसुल, एक नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, वहां पे हरसुल में, वहां पे मैं गया था। शाम का वक्त था, मैं गाड़ी से जा रहा था, जाते जाते अंधेरा था हर जगह पे, शाम को अंधेरा होते गया। बीच में 2-3 गांव लगे, वहां पे लाइट नहीं थी। मैं बोला क्या हुआ? बोले लोड शेडिंग है। करते हम लोग जा रहे, एक दूर मुझे एक लाइट दिखाई दिया। मैं बोला यार वहां पे लाइट है? बोले हाँ साहब वो गुजरात है। अभी मैं महाराष्ट्र की एंड की तरफ, यानी गुजरात बॉर्डर की तरफ आया हूं, जहां पे वो जो उनका गांव रहेगा वो भी तो गुजरात का ही बॉर्डर ही रहेगी ना, एंड ही रहेगा वहां का, बराबर। वहां तक अगर लाइट पहुंच सकती है तो महाराष्ट्र में वहां तक लाइट क्यों नहीं पहुंच सकती जहां पे हरसुल गांव है? और अपने यहां पे जो लोग बैठते हैं वो मालिक बन के बैठते हैं, ट्रस्टी बन के नहीं बैठते। कुछ चीजें अगर अच्छी है तो मुझे लगता है वो अच्छी चीजें माननी चाहिए, भले दूसरे की हो। जैसे अभी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जब आए तब उन्होंने इमीडिएटली 50,000 क्रिमिनल्स को अंदर डाल दिया। मुझे लगता है अच्छी बात है। तो इसमें ये बात अस्मिता की नहीं है, बात यह है कि रियलिटी की है। एक रियलिटी जो आपने अपने 2009 में जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें कब तक चलेगा? बस कुछ ही देर और है। 2009 में जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें पानी के बात की थी, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बात की थी, उसमें गुजरात से नर्मदा के पानी का भी जिक्र था जी। अब अगर नरेंद्र मोदी को आप समर्थन कर रहे हैं तो फिर ये झगड़ा कैसे सॉल्व होगा? वो फिर गुजरात की बात करेंगे। अरे वो पानी देना चाहते हैं, हमारे लोग ले नहीं रहे हैं। मेरा नाम, और मुझे लगता है कि कभी भी आपने कभी देखा है, ये विजुअल देखा है कि महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर और गुजरात चीफ मिनिस्टर दोनों मिलकर बात कर रहे हैं नर्मदा के पानी के ऊपर? क्यों नहीं बात हो सकती? नहीं, वो पॉलिटिकल बात होती है, वो पानी की नहीं होती, खाने की होती है। मेरा नाम मांदरेकर है। अभी हम सिर्फ मुंबई के सवाल की बात कर रहे हो। अभी ये तो चुनाव देश का है, तो मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र के हित के कौन से सवाल आपके खासदार जो चुन के आएंगे वो संसद में पेश करेंगे? मुझे लगता है बहुत सारे सवाल पूछने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने अभी शिवाजी महाराज के फोर्ट के बारे में मैंने कहा, उसकी परमिशन लेनी है तो केंद्र से लेनी पड़ती है। अगर आपको हाथ भी लगाना है वहां पे तो आप हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। आज महाराष्ट्र में आज पानी का जो प्रॉब्लम है, मैं जो बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र के हिस्से का पानी जो हमको नहीं मिल रहा है, महाराष्ट्र की मराठी जो लैंग्वेज है, मराठी भाषा जो है, उसको अभिजात भाषा का दर्जा मिलना,
उसके लिए अभी आप देखिए केरला में मिला, उनकी लैंग्वेज को मिला, बाकी तमिलनाडु को मिला, बाकी सब लोगों को मिल रहा है, मराठी को क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे पहली बात तो ये एक आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने बाकी सारी चैनल्स को भी मैंने रिक्वेस्ट की है, अभी तो समय तो निकल गया है ये चुनाव का, लोकसभा चुनाव का, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे पोल्स पोलियो डोज जो होता है उसकी एक कैंपेन होती है, जैसे वोटिंग की एक कैंपेन होती है, वैसे कृपा करके ये लोकसभा इलेक्शंस क्या होती है, सांसद वहां उसकी सांसद की जिम्मेदारी क्या है, वो क्या कर सकता है, जो एमएलए होता है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, वो क्या कर सकता है, मुझे लगता है इसके ऊपर एक लोगों के सामने कुछ चीज आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार मालूम नहीं होता। बहुत बार मैं देखता हूं कि चैनल के लोग जब लोगों के सामने जाते हैं, बोलते हैं कि आपको क्या लगता है आपके सांसद के बारे में, तो वो लोग बोलते हैं देखो 5 साल से दिखाई नहीं दिया, हमारे यहाँ पे नाला भरा हुआ है, वो अभी तक साफ नहीं हुआ है। सो मुझे नहीं लगता कि हम लोग सांसद को कौन सी नजर से देख रहे हैं और उससे क्या हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। सो वो जो सभागृह जो है वो लोकसभा का, वहां वो कायदे मंडल है, वहां पे कायदे बनते हैं। सो वहां जाके क्या चीज करनी चाहिए और कौन सी चीज लानी चाहिए, इसलिए बहुत बार होता है कि हमारे यहां पे सांसद जो है वो बोलते हैं कि मैंने यहां पे टॉयलेट बनाया, भाई तेरा काम नहीं है वो। सो मैं आपके सवाल के जवाब मैं इसी में दे रहा हूं कि बहुत बार ऐसे होता है कि हमको समझ भी नहीं आता सांसद को क्या करना है। आपका महाराष्ट्र के कौन से प्रश्न, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में रेलवे लाइन नहीं आती क्योंकि आपको पता है कि सब रेलवे मिनिस्टर नॉर्थ के हुए एक्सक्लूडिंग वन ममता बनर्जी, वो भी ईस्ट की है। नहीं, रेलवे देखिए, रेलवे का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, बहुत सारा पैसा जो केंद्र से आता है महाराष्ट्र में बहुत बार आता है, हमारे ही लोगों को मालूम नहीं होता, वापिस चला जाता है। राज जी, क्योंकि मैं देखिए, मुझे लोकल इश्यूज के ऊपर मुझे बात नहीं करनी है, क्योंकि उससे का कुछ फायदा नहीं है आज बोल के। राज जी, आज का विषय था घोषणा पत्र। राजनीतिक पार्टी के किसी भी घोषणा पत्र में, क्योंकि हम लोग क्रीड़ा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, क्रीड़ा क्षेत्र के बारे में घोषणा पत्र में कहीं भी लिखा नहीं होता है, ताकि दिलीप तर्की हो, बाईचिंग भूतिया हो, राजवर्धन राठौड़ हो और मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ी हो, अलग अलग पक्ष से चुनाव लड़ते हैं। आपकी पार्टी के जो सांसद होंगे इस घोषणा पत्र के बारे में, क्रीड़ा क्षेत्र के बारे में कुछ नया कर दिखाएंगे क्या? मुझे लगता है वो स्टेट इशू है, हम लोग जब विधानसभा की इलेक्शन जब होगी तब हम लोग करेंगे। राज साहब, महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, आप कांग्रेस को ज़्यादा दोषी मानते हैं या एनसीपी को ज़्यादा दोषी मानते हैं जिन्होंने काम नहीं किया है, क्योंकि उनके पास कई अच्छे विभाग थे एनसीपी के पास, या तो भाजपा शिवसेना जो अपोजिशन पार्टी थी, जो सहयोगी पार्टी की तरह काम करती रही, आप क्या है किसके माथे रखते हैं? जिस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों की सरकार है यहाँ पे, दोषी तो दोनों हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दोषी तो विपक्ष है। जिस तरह से उनको एक विपक्ष का काम जो करना चाहिए था विधानसभा में, क्योंकि इतनी तादाद में उनके पास इतने एमएलएस है, जिस तरह से उनको सवाल पूछने चाहिए थे, जिस तरह से वो इंक्वायरीज लगानी चाहिए थी, बहुत सारी चीजें कर सकते थे वो। और ये विपक्ष ऐसे है इसलिए लास्ट 10 साल से 15 साल से ये कांग्रेस एनसीपी बैठी है यहाँ पे। तो राज साहब, आपको लगता है क्या कि 16 मई के बाद ये जो कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन 15 साल से है और सेना बीजेपी का गठबंधन है, वो टूट जाएगा और नया पॉलिटिकल इक्वेशन उभर आएगा, ऐसा कोई लगता है आपको 16 मई के बाद? 16 मई के बाद? हाँ, अभी पवार साहब इलेक्शन के पहले या असेंबली इलेक्शन के पहले, 16 मई के बाद या अक्टूबर में होने वाले असेंबली इलेक्शन के पहले? मालूम नहीं अभी शरद पवार साहब क्या डिसीजन लेते हैं। नहीं, मेरा नहीं, वो क्या करते हैं उसके ऊपर है वो। राज साहब, आपने कहा कि अपोजिशन के लोगों का ये काम था कि उन्होंने सरकार को नकेल डाल के रखनी थी। आपके भी 13 विधायक हैं इसमें, और वो 13 इतने दमदार थे कि हिंदी में शपथ लेने के ऊपर उन्होंने इतना हंगामा किया कि पूरे देश में खबर बन गए। आपको लगता है कि आपके 13 लोग वाकई इफेक्टिव रहे? और दूसरा एक सप्लीमेंट है, आपने यवतमाल में कहा था किसानों के लिए कि यदि वो आत्महत्या करते हैं तो मरने के पहले मार के मरे, तो ये डिफाइन नहीं हो पा रहा वो मारे तो किसको मारे। उस
नेता को मारे, उस तहसीलदार को मारे, उस कलेक्टर को मारे, उस किसान को या किसी व्यापारी को मारे? नहीं, उसको तकलीफ किसने दी? उसको वो डिसाइड कर ले ना, मैं कैसे डिसाइड करूं? वैसे तो मेरे पास बहुत लोग हैं जो दिखा सकता हूं उनको, किसानों को, कि भाई इसको मार के जा। वो उनकी बात है। और दूसरी बात यह है कि अभी मेरे जो विधायक जो विधानसभा में है, यहां पे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। ये टोल इशू कितनी बार निकाला हम लोगों ने, किसी ने सपोर्ट नहीं किया हमको। अंदर कोई हमारे पीछे खड़ा नहीं हुआ कि भाई चलो शिवसेना है, भाजपा है, कि ये टोल के इशू के ऊपर हम लोग आपके पीछे है। सिर्फ हमारे विधायक वहां पे बोलते रहे, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मेरी बात हुई है एकनाथ खड़से से, मैंने जब उनको कहा था कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, बोले नहीं नेक्स्ट इलेक्शन में, नेक्स्ट अधिवेशन में बोलेंगे, अगले अधिवेशन में बोलेंगे। ये कौन सा तरीका है? इसलिए अगर आपको याद होगा तो बीच में मेरा जो झगड़ा हुआ था वो इसी कारण हुआ था। हाँ सॉरी राजी, आप कार्टूनिस्ट भी रहे हैं जी, पर जब आप इस गद्दी पर बैठते हैं तो आप कार्टूनिस्ट कम और कुछ एक मतलब डराने वाले, मैं टेररिस्ट अब नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं, आप ज्यादा लगते हैं। और उसमें भी कुछ ये भाव आता है कि आप चाहते हैं कि लोग आपसे थोड़ा सा डर के रहें। मतलब आप बार बार याद दिलाते हैं वो सवाल मत पूछना, आप बोलते हैं राजदीप मत बन जाना, अर्णब मत बन जाना। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इसका डर का राजनीति में कितना आपको लगता है कि इस्तेमाल हो सकता है? मैं किसी को डराने के लिए बैठा नहीं हूं यहां पे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी हल्का हो जाऊं ना तो आप सिर पर बैठ जाते हैं। हाँ, तो उससे बेहतर है आप डरे। नहीं, मेरी कोशिश ये नहीं रहती कि आप डरो या डराना, ये मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि जो यानी कि ये खत्म होने दो, उसके बाद में हम आपके साथ बात करूंगा, तब आप बोलेंगे बराबर है, बराबर है, आपने कहा था वो बराबर है, वो बात अलग है। लेकिन किसी को डराने का कोई मेरा काम नहीं है। पर आपकी जो राजनीति है उसमें भी डर का एक भाव आता है, तो उसमें एक हिंसा का भाव आता है। उससे ये एक भाव आता है कि ये लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो शायद बहुत ज्यादा पढ़ते सोचते नहीं होंगे चीजों के बारे में। क्या ये एक डर की राजनीति का एक डर है? क्या ये इसका एक नेगेटिव साइड है? ये पूछ रहा हूं। नहीं, कोई मैं देखिए, मेरी रिक्वेस्ट इतनी होती, मुझे भड़काओ मत। और अभी जैसे मैं अभी आपके साथ जैसे बात कर रहा हूं, यहां पे आपको कुछ दिख रहा है मेरे चेहरे पे? होगा शायद, लोग बोलते हैं मेरे चेहरे पे लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किसी को डरा के कुछ करना चाहता हूं, या ऐसी कोई बात नहीं। राज, बाला साहब के बाद शिवसेना को आप कितनी मजबूत देखते हैं और आपके लिए वो कितनी बड़ी चुनौती है? कुछ नहीं बोलना। राज ठाकरे जी, ये जो डर की बात आपने की, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। ये जो उत्तर भारतीयों की आपने बात की, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से आती हूँ और जब कई बार हम न्यूज़ करते हैं, डिबेट करते हैं, तो एक व्यक्तिगत सवाल मन में आता है कि उत्तर भारतीय किस तरह से आपको देखें। जो भी मुद्दे आप बता रहे हैं, किस तरह उनका यहाँ आना और उससे दिक्कत होना मुंबई वासियों को, वो अपनी जगह है, लेकिन उत्तर भारतीय क्या सोचे इसके बारे में? मुझे पहले लगता है कि पहले आप ये उत्तर भारतीय मत करो, उत्तर प्रदेश बोलो। उत्तर भारत में तो पंजाब भी आता है, हिमाचल भी आता है, बहुत सारी चीजें आती है, तो ये उत्तर भारतीय मत बोलो। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुझे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मेरी बात हुई है इन सारी चीजों में, और उनको ये सारी चीज समझ में आई है। आप एंकर हैं, एंकरिंग करती हैं, हाँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं बात करूं ना तो पहले यहां के लड़कों को पूछो कि उसने बात क्या की है। मैंने, आप बिना सोचे जब उसका ट्रांसलेशन अपनी तरफ से करते हो ना, उससे लोग भड़कते हैं और गलतफहमियां उससे बढ़ती है। मैंने आज तक जितने भी स्पीच दिए हैं उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है, जो मैं आपको दे सकता हूं। ट्रांसलेट ठीक तरह से करके आप सुन लीजिए, उसके बाद में आपकी भी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। राज साहब, मैं अर्जुन गुप्ता। आपने जिस तरह आपकी आक्रामक भूमिका उत्तर भारतीय या उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों पर रही है, उस तरह बांग्लादेशी जो मुंबई में रह रहे हैं घुसपैठिए, उस पर आपकी चुप्पी क्यों? आप सुनते नहीं हो इसलिए, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूं ये सारी चीजें। रिकॉर्ड चाहिए तो है मेरे पास। बहुत बार मैं बोल चुका हूं इन सारी चीजों के ऊपर। मुझे लगता है कि इसी मुद्दे के ऊपर मैंने मोर्चा भी निकाला था
जब पुलिस वालों को जब मारा था यहां पे, मुसलमानों का जब मोर्चा निकला था, तब यहां पे मैंने मोर्चा, दूसरी बार मैंने मोर्चा निकाला, क्या कहा था मैंने? ये कौन लोग हैं वो? तो क्या रोज बोलूं? कुछ है राज साहब, क्या नरेंद्र मोदी को समर्थन घोषित करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम समर्थक जो आपकी पार्टी के थे वो कुछ कम हुए? जी बिल्कुल नहीं। क्यों कम होंगे? मेरी भूमिका जो है वो उनको भी पसंद है, उनको भी मालूम है, और मुझे लगता है जिनको डेवलपमेंट चाहिए वो तो पसंद करेंगे ही। अगर आगे जाना है, उस दिन मुझे किसी ने सवाल पूछा था 2002 के राइट्स के बारे में, तो मैंने कहा अभी हमें पीछे जाना है या आगे जाना है, एक बार तय कर लो। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है जर्मनी है, कि वहां पे उन्होंने सारी चीजें जो हो चुकी है, जो उसका भूतकाल है, वो बंद कर दिए दरवाजे। मुझे लगता है इन सारी चीजों की तरफ हम लोग जब देखें तो उसके सारे दरवाजे बंद करके हमें आगे निकलना है, आगे जाना है। मुंब्रा के आपके पार्टी के किसी अध्यक्ष अब्दुल अजीज शेख ने इस्तीफा दे दिया था पार्टी से। दिया होगा, चले खत्म करें। आखिरी सवाल, आपने दरवाजे बंद की बात की, बस एक आखिरी सवाल ये ले लेते हैं। अच्छा, यहां पे है। आणि हे जे खासदार आपले निवडून येतील ते पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींना पाठिंबा इथे देतील। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का मोदी के समर्थन का ऐलान तब आया जब पिछले महीने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने राज से एनडीए के लिए समर्थन मांगा। गडकरी ने तो राज की पार्टी से लोकसभा चुनाव न लड़ने की अपील भी की। राज ठाकरे एनडीए में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन मोदी का समर्थन और बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़े करने का ऐलान उन्होंने जरूर किया। आणि हे जे खासदार आपले निवडून येतील ते पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींना पाठिंबा इथे देतील। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार बताते हैं कि राज की एनडीए में एंट्री बस होने ही वाली थी, लेकिन शिवसेना के खुलकर विरोध में आने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। मैंने सिर्फ भारतीय जनता पक्ष के बाकी जो अलग अलग राज्यों में जो भी मित्र पक्ष थे उनके साथ किया हुआ बर्ताव वो मैंने सबके सामने रखा है, और मैंने यही अपेक्षा की है कि वैसा वो जो अनुभव है हमारे भाग्य में ना आए तो अच्छा। बीजेपी ने भी शिवसेना से बरसों पुराने साथ को देखते हुए ये किस्सा यहीं पर खत्म करना बेहतर समझा। बाद में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने राज के समर्थन पर इशारों ही इशारों में सवाल भी उठाए थे, जिस पर राज ठाकरे कह चुके हैं कि उनका समर्थन राजनाथ के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के लिए है। मग त्याच्यात ते राजनाथ सिंह म्हणाले बिन बुलाए मेहमान है रेकॉर्ड मी। मुळात पहिल्यांदा माझा पाठिंबा नरेंद्र मोदी नाही, राजनाथ सिंगला थोडी आहे। तो एनडीए में आप शामिल होना चाहते थे, एंट्री किसने रोक दी? आपको किसने कहा मैं शामिल होना चाहता था? मैं आपसे दोनों मेरे सवाल हैं। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं होना चाहता था। मैंने किसी को अभी तक फोन नहीं किया है कि मुझे भाई आना है, दरवाजा खोलो। उन्होंने दरवाजा खोला था? नहीं, वो दरवाजे से बाहर आ गए थे। अच्छा। मैं बाहर मिला उनको, अंदर नहीं मिला। वो दरवाजा उन्होंने खोला, वो बाहर आ गए, हम लोग गार्डन में मिले, बेंच पे बैठे। फिर दरवाजा बंद कैसे हुआ? वो चले गए, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। Sir, I'm big fan of yours, and my question is that you aspire to be आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? नहीं बाबा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? अच्छे के लिए बनूंगा, महाराष्ट्र के अच्छे के लिए बन जाऊंगा। अकेले अपनी पार्टी के दम पर या किसी को साथ लेना पड़ेगा? आगे की बात आगे, लेकिन सोच रहा हूं अपने ही दम पर।
हाथ मिलाने कोई आए तो आप दरवाजा बंद तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, आइए। किस किस के लिए दरवाजा खुला हुआ है? किस किस के लिए दरवाजा खुला हुआ है? किस किस के लिए? आप सब के लिए। और पार्टियों में? नहीं नहीं, पार्टियों की क्या बात होती है? ये ऐसे थोड़ी बात होती है। देखिए, दो लोग आके मिलते हैं, बात करते हैं, वो बात अलग होती है, लेकिन इसका कोई मतलब ये नहीं होता ना कि ये सब सारी चीजें पॉलिटिकली ही होनी चाहिए। जरूरत नहीं। आगे की बात आगे। पहले बोलिए आप। आखिरी सवाल। आखिरी सवाल। हाँ। मेरा आखिरी सवाल है। राजी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है, आप चीजों को सही समझ के उसको करते हैं, अगर आपको राज ठाकरे की आलोचना करनी हो 3 मुद्दों पर, तो वो कौन से होंगे? राज ठाकरे अगर अपने अंदर 3 चीजें ऐसी देखता है जो नहीं होनी चाहिए, वो क्या है? मुझे नहीं मालूम, आप कर सकते हैं। ये तो आसान सवाल है। मैं मेरी आलोचना करूं? नहीं, आप कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है जो नहीं होनी, जिससे आप इंप्रूव हो सकते हैं। आप परफेक्ट या तो मान रहे हैं तो बात दूसरी है। हाँ, नहीं, कैसे है, मुझे लगता है कि जो आपके अंदर जो कोई सामने वाले को दोष लगता है या गलतियां लगती है, मुझे लगता है कि सामने वाले को बताना चाहिए। इसलिए आदमी नजदीक दोस्त रखता है कि ताकि वो उसे कुछ समझाए या बताए कि यार तू गलत कर रहा है। आप दोस्त बन जाइए। और आपको अपने अंदर कोई चीज गलत नहीं लगती, इसका मतलब? कैसे, किसको लगती है? आपके अंदर क्या है? हाँ? मैं बहुत ज्यादा कई बार खींच खींच के सवाल पूछता रहता हूं। जैसे आपको किसी ने बताया होगा? बताया आपको किसी ने बताया होगा राज जी कुछ? क्या? आपके दोस्तों ने आपको भी तो बताया होगा। मेरी जो वाइफ है शर्मिला है, उसने मुझे सिर्फ एक बार बताया था, तू यार ज्यादा भड़का मत कर, तो बहुत जल्दी तेरा भड़क जाता है तू। तो मालूम नहीं, अभी मैं कंट्रोल कर रहा हूं, आपको दिखता भी होगा। राज ठाकरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और लोगों के तमाम सवाल लेने के लिए, जनता को ये बताने के लिए कि आपकी पार्टी को क्यों वोट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज पे ये था आज का घोषणा पत्र। अगले घोषणा पत्र में एक और बड़ा चेहरा। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।